हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 के अंतर्गत आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट। बट इस टाइम हमारा फोकस है यूपी पीसीएस। जो पीसीएस का एग्ज़ाम है आपका 12 जून, उसके 12 जून को ये आपका एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है। लगभग आज से 11 दिन बचे हुए हैं, 11 से 12 दिन। तो तब के लिए हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और इस सीरीज़ में अभी तक हमने 28 सेट्स को कवर कर लिया है। आई होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करते रहें। और चलिए देखिए, ये जो हमारा आज का 29 नंबर सेट, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है कि जो व्हेन डिड एगमार्क केम्स इनटू इफेक्ट। एगमार्क ये कब आया? देखिए एक्चुअली एगमार्क क्या होता है, जैसे आपका होता है BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या ISI, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर जो मार्किंग की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का एक प्रोसेस है एगमार्क। और ये आपका दिया जाता है कि इसमें फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ये आपको दिया जाता है। फूड प्रोडक्ट्स स्पेशली विद द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में। और ये एक्ट आया था, एग्रीमार्क एक्ट जो आया था, ये आपका इन्फोर्स हुआ था 1937 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1937। और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है कि द नफीड, नफीड का देखिए, नफीड शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी दैट इज 2 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 को ये शुरू हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1958। और ये जो आता है बेसिकली, ये जो आपका नफीड है या नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, ये आता है आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। और इसकी जो ये स्थापना हुई थी, इसका जो मेन एम था कि बेनिफिट करना है इसमें फार्मर्स को और प्रोमोट करना है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसको कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर उसको प्रोड्यूस करना है, मतलब उसको ग्रोथ करनी है। मतलब जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसको कोऑपरेटिव जगत में ले जाकर उसकी सेल करनी है, उसको बढ़ाना है। तो ये इस नफीड का जो है मेन एम था। ठीक है, इससे बेनिफिट होगा किसको? एग्रीकल्चर करने वाले जो फार्मर्स हैं उनको। तो ये एक्ट आया था आपका 1958 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क जो है भारत का कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये कहाँ पर है? तिरुपति में। तिरुपति बालाजी बोलते हैं ना जो प्लेस, तो यही वाला तिरुपति है। तिरुपति जो शहर है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर आपको ये जूलॉजिकल पार्क देखने को मिलता है, वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, ना कि ये भारत का, बट ये एशिया का। अगर जो हम बात करें कि एशिया के अंदर भी ये सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट, ये हुई थी आपकी 29 सितंबर 1987 को इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। और ये लगभग 5,500 एकड़ में, ठीक है, 5,500 एकड़ में फैला हुआ है पूरा। या फिर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर में बात करें तो 22.39 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये पूरा फैला हुआ है जूलॉजिकल पार्क। और इस जूलॉजिकल पार्क के अंदर लगभग 75 स्पीसीज, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का जो है संरक्षण वाइल्ड लाइफ के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये ऑप्शन इज नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं RBI की। और आपको पता है कि RBI की जो स्थापना हुई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुई थी। और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है ये थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट या स्थापना आपको देखने को मिलती है। और ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी RBI एक्ट 1934। इसके लिए जो एक्ट आया था ना,
ब्रिटिश टाइम पर जो पार्लियामेंट थी उसमें जो एक्ट आया था वो आया था आरबीआई एक्ट 1934, उसके तहत इसकी जो स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है यहाँ इसके? मुंबई के अंदर आपको हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं आरबीआई के। अब बात करें इंपॉर्टेंट फंक्शंस की, बेसिकली इसका काम क्या क्या है ना। तो ये बेसिकली फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा फंक्शन नहीं है यहाँ। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो बैंक है आरबीआई, आरबीआई को कहते हैं एज अ बैंक फॉर द गवर्नमेंट। सरकार के लिए जो गवर्नमेंट है, बैंक फॉर द गवर्नमेंट कहा जाता है इसे, बैंक फॉर द दैट इज बैंक फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए जो बैंक का काम करती है वो करती है आरबीआई। जब सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई से मांगती है, आरबीआई उसको पैसा प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बात करें कि ये इशू करते हैं ऑल डोमिनियन ऑफ नोट्स, मतलब जितने भी करेंसी नोट्स हैं, ठीक है, जो नोट्स हैं वो रिलीज करती है कौन? आरबीआई करती है। ऑल नोट्स को रिलीज करती है आरबीआई। एक्सेप्शन रहती है यहाँ पर 1 रुपी नोट की। 1 रुपए का जो नोट होता है या क्वाइंस होते हैं जो, ठीक है, वो नहीं पब्लिश करती आपकी आरबीआई। बाकी सारे नोट मतलब 2 रुपए से लेके 2000 तक के जो नोट्स हैं, या बीच में जो भी 2 रुपए का कॉइन है या 5 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन, जितने भी कॉइन्स हैं, कॉइन्स को हम हटा दें, अगर जो सिर्फ नोट की बात करें तो नोट्स जो है 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट्स की वो सारे आरबीआई पब्लिश करती है। 1 रुपी का नोट जो है वो नहीं पब्लिश करती। 1 रुपी का नोट कौन कब पब्लिश करता है फिर? 1 रुपी का जो नोट है, 1 रुपी का नोट उसे पब्लिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसे पब्लिश करती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ कि जो नोट होते हैं 2 रुपए से ऊपर वाले, उन सभी पे गवर्नर ऑफ द आरबीआई, आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। और जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उस पर होते हैं सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं भारत सरकार के अंदर, उनके हस्ताक्षर देखने को मिलेंगे, सिग्नेचर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नोट की बात होगी। उसके बाद आरबीआई को कहते हैं बैंक ऑफ ऑल बैंक्स, मतलब बैंक्स ऑफ ऑल बैंक, बैंकों का भी बैंक, बैंक ऑफ ऑल बैंक के नाम से भी हम जानते हैं आरबीआई को, ठीक है। और ये क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसीज इशू करता है, मतलब जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसीज को इशू करता है, आपका स्टेबलाइज करता है एक्सचेंज रेट को। एक्सचेंज जो रेट होता है, मतलब विदेशों के साथ में जो डॉलर आया या पाउंड आया उसको भारतीय रुपए के साथ जो स्टेबलाइजेशन का काम है वो भी आरबीआई करता है। और साथ में कंट्रोल करता है क्रेडिट को, क्रेडिट कंट्रोल का भी काम जो आरबीआई ही करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आरबीआई के। अब देखते हैं क्वेश्चन पे। इट इज़ द बैंक ऑफ बैंक, बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो सही है, बैंक ऑफ ऑल बैंक की बात हमने करी थी, पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड स्टेट मैनेजमेंट मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज जो आपका डॉलर टू रुपीज़ या पाउंड टू रुपीज़ या यूरो टू रुपीज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो करता है आरबीआई, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इशूज ऑल करेंसी नोट, देखिए ऑल करेंसी नोट कर दिया यहाँ पर, देखिए करेंसी नोट्स तो करता है बट 1 रुपये को छोड़ के एक्सेप्शन नहीं डाला यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इट वर्क्स द क्रेडिट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई भारत सरकार को जब पैसा चाहिए होता है तो भारत सरकार को जो आपकी आरबीआई है वो क्या देती है? पैसा प्रोवाइड कराती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ऑप्शन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन डाल देता तो ये भी सही हो जाती है ना। तो यहाँ पर एक्सेप्शन डाली नहीं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे एनजीटी के बारे में पूछा गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसे शॉर्ट में आपने सुना होगा, जब कभी सर्दियों में स्पेशली इसका नाम ज़्यादा आता है, जब दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, फॉग की वजह से, स्मॉग की वजह से, तब एनजीटी अपना काम एक्टिव करती है। बाकी टाइम ऑलमोस्ट होती रहती है एक तरीके से कहा जाए तो एनजीटी के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है, ठीक है। अब देखिए एनजीटी की जो स्थापना है, पहली स्टेटमेंट है एस्टेब्लिश इन 2010, तो एनजीटी की जो स्थापना है वो हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। तो ये स्टेटमेंट तो आपको सही हो जाती है कि 2010 में हुई, 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी एक्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 आया था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। अब ये करती क्या है? ये बॉडी क्या करती है? इफेक्टिव और एक्सपेंडिशियर डिस्पोजल ऑफ केसेस, मतलब जो केसेस होते हैं इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन, किसका? फॉरेस्ट का, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनसे संबंधित जो भी केसेस होते हैं उनका निपटारा ये करती है। मतलब देखिए समझ लीजिए कि जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड केसेस होंगे उनका निपटारा एनजीटी की कोर्ट में होता है। बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ कोर्ट, ट्रिब्यूनल दैट मीन्स इज अ काइंड ऑफ कोर्ट, ठीक है। अब इसके हेडक्वार्टर्स जो है, यहाँ पर बोला गया कि इसके हेडक्वार्टर्स जो भोपाल में, देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? भोपाल में तो इसका सेंटर है,
मतलब इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है बेसिकली। बट जो भोपाल है आपका, पुणे है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, यहाँ मतलब बेसिकली जो अदर 4 प्लेसेस हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, यहाँ पर जो इनकी सिटिंग होती है, मतलब होती है ना कि ब्रांचेस ऑफ एनजीटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। भाई साउथ का केस है, उसको उठा के दिल्ली क्यों लाना, भाई वहाँ पर भी एक बेंच बना दी, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं उस केस को, ठीक है। तो बट हेडक्वार्टर भोपाल में नहीं है, यहाँ पर एक रीजनल सेंटर या रीजनल ऑफिस या रीजनल ब्रांच आप कह सकते हैं, बट हेडक्वार्टर इन दिल्ली। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत। नेक्स्ट है जस्टिस लोकेश्वर सिंह पटना वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चेयरपर्सन थे यहाँ पर जस्टिस लोकेश्वर सिंह पटना, फर्स्ट चेयरपर्सन थे। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही। अब जो एनजीटी होती है ना, एनजीटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, जो रिटायर्ड जज होंगे ना आपके सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो रिटायर कब होते हैं, 65 ईयर्स के जब एज हो जाती है उनके, लगभग उसी टाइम पर रिटायर होते हैं। तो जब ये 65 साल पे रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद जब ये एनजीटी के चेयरपर्सन बनेंगे, तो चेयरपर्सन या यहाँ पर जो अध्यक्ष बनेंगे, तो 65 के बाद ही वो अपना कार्यकाल शुरू करेंगे, 65 टू 70 ईयर के आसपास में, है ना। तो कभी अगर जो पूछा जाए कि एज क्राइटेरिया क्या रहता है, तो ये आप ये कह सकते हो कि 70 ईयर्स तक का एज क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि रिटायर होने के बाद ही तो बंदा यहाँ जाएगा, है ना। ये बात हो गई। दूसरी, जो करंट टाइम पर जो चेयरपर्सन है अभी यहाँ पे एनजीटी के, ये तो फर्स्ट थे 2010 में जब बना था उस टाइम पर, और करंट टाइम पर है जो आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो है अभी करंट टाइम पर जिस ट्रिब्यूनल एनजीटी के चेयरपर्सन है। ये हो गई थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस। देखिए ट्रिब्यूनल जो है ये बाउंडेड नहीं है बाय द सिविल प्रोसीजर कोड। देखो एक कोड होता है ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल, पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है आज, सिविल प्रोसीजर, ठीक है। ये जो कोड है 1908 का, ठीक है, इसके तहत जो है एनजीटी बाउंडेड नहीं है। देखिए जितने भी केसेस होते हैं वो मोस्टली इसी के थ्रू जाते हैं, यहाँ से वो रिकमेंडेशन या आपने जो चीज़ें चाहिए वो ले सकता है, बट नॉट बाउंडेड विद दिस पर्टिकुलर कोड। ये गाइडेड होता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है, सही हो जाती है, ठीक है। अब चौथी स्टेटमेंट भी आपकी सही हो गई, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, 1, 3, 4, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो एनजीटी के अंदर जितने भी अपील्स या केसेस या एप्लीकेशंस आई है ना, उनका निपटारा इसे एक टाइम बाउंडेशन दी गई है कि 6 महीने के अंदर उसे कंप्लीट उस केस का जो है बेसिकली एक तरीके से निपटारा या कर देना हुआ मोटा मोटा, है ना। तो एक टाइम बाउंडेशन की भी बात करी गई है यहाँ पर 6 मंथ की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज रिलेटेड टू विच रेट ऑफ ग्रोथ। देखिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये आपका संबंधित होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, जीएनपी जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उससे संबंधित होता है आपका हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये क्या होता है एक्चुअली, हिंदू रेट ग्रोथ रेट जो है ये रिफर करता है एवरेज डिक्रीज इन नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और उस डिक्रीज इन ग्रोथ की वजह से जो नेशनल एनजीपी है आपका, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसके अंदर भी डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ हिंदूज, या इन द हिंदू कास्ट इकोनॉमी के अंदर जो कंजर्वेशन सिस्टम होता है उसमें। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली पहली बार दिया था प्रोफेसर राज कृष्णा ने, प्रोफेसर राज कृष्णा ने इस कॉन्सेप्ट को पहली बार दिया था 1981 के अंदर, और ये व्यक्ति जो थे ये संबंधित हैं अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आर द नेचुरल मून्स ऑफ द मार्स। मार्स जो है मंगल ग्रह, जिसे मार्स मिशन कहते हैं, कई बार सुना होगा आपने। तो मार्स जो प्लेनेट है उसके नेचुरल मून्स कौन से हैं। देखिए 2 नेचुरल मून्स आपको मार्स में देखने को मिलते हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरा है डेमिनियोज, ठीक है। देखिए फोबोस का नाम तो यहाँ पर दिया नहीं है, डेमिनियोज दिया हुआ है, डेमियोज नॉट डेमिनियोज, हाँ डेमोज, ठीक है, डाइमियोस, जो भी आप प्रोनाउंस करें इसे, करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। मार्स का जो नेचुरल मून है डीमोस, ठीक है। और पेबोस, फोबोस, दैट इज PHOBOS, फोबोस, फोबोस इज द करेक्ट स्पेलिंग।
अब स्पेलिंग ध्यान रखिए, प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइए मेरी, ठीक है, हो सकता है गलत बोल जाऊँ मैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर देखिए यूरोपा दिया हुआ है। यूरोपा जो है एक्चुअली ये नेचुरल मून होता है किसका, जुपिटर का। जो जुपिटर प्लैनेट है आपका, जुपिटर का नेचुरल मून है वो है आपका यूरोपा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे अर्थ का जो नेचुरल मून है, बेसिकली मून हमारा जो नेचुरल अर्थ सैटेलाइट है वो है आपका मून। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो सब्सटेंसेस हैं वो आपके ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपका आता है, बिल्कुल आता है। फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म आपका ये भी आता है, बिल्कुल। हेलोन्स भी आते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड भी आता है। और साथ में इसके अगर जो हम बात करें दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने बात करी क्लोरोकार्बन्स की, है ना। तो एक होता है हाइड्रोब्रोमो, नॉट क्लोरो, दैट्स हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन। ये तो हो गया। ये वाला जो आपका लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोब्रोमोक्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो ये 4 कंपाउंड्स आपके मिक्स हो रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका जिसे CCl4 कहते हैं, ठीक है, CCl4। और बाकी ये तीनों, ये सारे क्या हैं आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है एक। आपको स्टेटमेंट दी गई है, मतलब असर्शन है आपका स्टेटमेंट ए से लिया हुआ है। और फिर हम बात करें असर्शन के साथ में आर रीजन दिया हुआ, उसका कारण क्या हो सकता है ये बताया गया है। आपको बताना है कि ये दोनों करेक्टली मैच्ड है या नहीं है, कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है, आपको बताना है। फिर आपको ऑप्शंस में से चूज करना है। तो यहाँ देखिए पहला असर्शन जो दिया हुआ है, गवर्नमेंट इज डिसइन्वेस्टिंग सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। देखिए अब यहाँ पर जो बात आ रही है डिसइन्वेस्टमेंट की, जो सरकार होती है हमारी, देखिए जैसे आपने गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे आपका बात करें हम LIC की, ठीक है, ONGC, ठीक है, सेल है। तो ये सब क्या है आपकी, ठीक है, HPCL है, हिंदुस्तान नहीं, हाँ ठीक है, HPCL पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में है। तो ये सब क्या है आपकी, ये पब्लिक सेक्टर प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सरकार के उपक्रम हैं, सरकार के द्वारा चलाए गए थे और सरकार के द्वारा ही रन करे जा रहे थे। बट अब सरकार क्या कर रही है कि इन कंपनीज़ में जो शेयर हैं या पूरी की पूरी कंपनी को किसी पब्लिक इंडिविजुअल को जब सेल कर देती है, मतलब बेच देती है, तो उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। मान लीजिए जैसे आपने सुना होगा कि LIC के कुछ शेयर जो हैं, सपोज करिए 50% शेयर जो है वो पब्लिक सेक्टर में बेच दिए गए सरकार के द्वारा। तो अब 50% शेयर बेच दिए गए, तो उस शेयर को बेचने से, हिस्सादारी बेचने से, इस इन्वेस्टमेंट करने से सरकार को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और वो पैसा कहाँ लगाएगी सरकार, पैसा लगाएगी सरकार जो है वो पब्लिक के वेलफेयर के अंदर, जो जनता है उसके वेलफेयर के अंदर। और जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो अगर जो हम बात करें कि 2019-20 के आसपास जो ये सेल हुई थी कोविड से पहले वाली, ठीक है, तो उस टाइम पर टारगेट था कि 1,05,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, या बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो पैसा मिले, इतना टारगेट था कि इतना पैसा जो है 1,00,000 करोड़ का जो अमाउंट है उसे हमें जनरेट करना है सरकार को। तो ये टारगेट था बेसिकली उस टाइम का। तो ये तो बिल्कुल सही है, आपका सेशन तो सही है। डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर का एंटिटी कर सकती है सरकार, ठीक है। अब यहाँ पर बात करिए रीज़न की क्यों करेगी भाई। देखिए और इससे क्या होगा, देखिए जिस इन्वेस्टमेंट करने से देखिए पब्लिक वेलफेयर तो होगा ही, साथ में पब्लिक सेक्टर यूनिट जो क्रिएट हुई है उसके अंदर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ भी एम्प्लॉयमेंट की आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैड नॉट जनरेटेड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये पार्ट जो है ना ये नीचे आना चाहिए था, थोड़ा सा साथ में चिपक गया ये, ठीक है, ये आपको नीचे आएगा, स्टेटमेंट आपकी यहीं तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें लिखा कि नॉट जनरेट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए अब वो होता है ना कि लोगों के दिमाग में होता है ना सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी। भाई एम्प्लॉयमेंट होती है, सरकारी हो या प्राइवेट, है कि नहीं। भाई गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ की बात करें, अगर जो हम ऑल इंडिया के लेवल की बात करें, तो सपोज कर लीजिए 10 लाख गवर्नमेंट सीट्स है। पॉपुलेशन तो भाई हमारी कितनी करोड़ों में है, सबको तो नहीं दे सकते ना।
तो एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट होती है। अगर जो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कोई एजेंसी जाती है तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई देखिए प्राइवेट के हाथ में गए तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि प्रॉफिट निकालना है। वो अगर जो ढीले चलते रहेंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, है ना। तो वो लोगों को फटाफट हायर भी करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। तो रीज़न आपका गलत है यहाँ पर, असर्शन सही है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फर्स्टली डिफाइंड बाय। देखिए जो वर्ड है, शब्द है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास दर जो जिसे हम कहते हैं ना सतत विकास, ये उसकी डेफिनेशन जो है सबसे पहले किसने दी थी ये पूछा गया है। देखिए ये जो वर्ड है ये जनरली पॉपुलराइज हुआ था, एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर, ये एक रिपोर्ट थी, इसे पब्लिश किया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट जारी करी अवर कॉमन फ्यूचर, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है वो यूज़ किया गया और वहाँ पर उसकी एक डेफिनेशन दी गई प्रॉपरली। तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि हमें डेवलपमेंट को तो मीट करना है, जो हमारा उद्देश्य है कि हमें डेवलप करना है अपनी चीज़ों को, तो डेवलपमेंट का उद्देश्य तो हमें मीट करना है ऑफ द प्रेजेंट के लिए, मतलब जो प्रेजेंट टाइम पर देखिए हमें देखिए डेवलपमेंट को हमें अचीव करना है, दिस इज अचीवेबल गोल। डेवलपमेंट अचीव करना है प्रेजेंट को, प्रेजेंट के लिए डेवलपमेंट हमें अचीव करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर हमें प्रेजेंट के लिए डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली कहना ये चाह रहा है डेफिनेशन में कि मान लीजिए आपके पास वाटर है, सपोज वाटर की जो क्वांटिटी है प्रेजेंट टाइम पर, है ना, तो हमें पानी को इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हमारी ज़रूरतें वो भी पूरी हो सके और जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी, उनकी ज़रूरतें भी उन्हीं पानी से ही चलेंगी, तो उनके लिए भी वो पानी बचा रहे, है ना। तो इस तरीके से मतलब हमें फ्यूचर को देखते हुए भी हमें अपने प्रेजेंट को चीज़ों को इस्तेमाल करना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। ये है कुल मिला के इस डेफिनेशन का कहने का मतलब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का। ठीक है, या फिर हम और रिसोर्सेज की बात करें, या जैसे हम बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, देखिए ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे भाई। अगर जो हम एक साथ बहुत सारा पेट्रोल या कंजप्शन कोल ये सब खत्म कर डालेंगे तो आज से 10 साल बाद 20 साल बाद ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, खत्म हो ही रहा है बट बहुत जल्दी खत्म। जो चीज़ आपकी 50 साल में खत्म होने वाली वो अगले 20 साल में खत्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो आपके आने वाली जनरेशन है वो चीज़ उनको, वो लोग उन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो नहीं देख पाएंगे इन द सेंस कि उन चीज़ों की स्कैसिटी उनको देखने को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मतलब कंसिडर करने की बात कही गई है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 29, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ क्या करना है आपको, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।